बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को आज एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 7 मुकदमात में हफाजती ज़मानत मिल गई है। इमरान खान साहब पर बहुत से मुकदमात दर्ज हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में उन पर मुकदमात का जो रिकॉर्ड है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से एक अदालत में पेश भी किया गया और इमरान खान साहब दावा करते हैं कि अब उनकी डबल सेंचुरी पूरी होने वाली है। क्रिकेट से तो वो बहुत अरसा पहले रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुकदमात की डबल सेंचुरी अनकरीब पूरी होने वाली है। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि ये हुकूमत आने वाले दिनों में उन पर मज़ीद मुकदमात कायम करेगी। तो ये एक सवाल है जिसका हमें जवाब चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों हमारे प्रोग्राम कैपिटल टॉक में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने यह दावा किया था कि इमरान खान पर जो मुकदमात हैं चारों सूबों में उनकी तादाद 40 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि उनकी डबल सेंचुरी होने वाली है। तो इस पर हम यकीनन वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ मालूम करेंगे। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अब हुक्म दे दिया है कि जो कौमी असम्बली का रिकॉर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए, जबकि कौमी असम्बली ये कह चुकी है कि हम अपना रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं करेंगे। तो क्या कौमी असम्बली जो है वो अपना रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को भिजवाएगी या नहीं भिजवाएगी, ये एक अहम सवाल है। इस पर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से हम बात करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ और हुकूमत की जो मुज़ाकराती टीम थी उसका हिस्सा भी थे। तो मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब क्यों नहीं हुए, क्या नाकाम हो चुके, क्या माजी का किस्सा हो चुके, ये सवाल भी उनसे पूछना है। और अगर आज़म नज़ीर तारड़ से सवाल पूछना है तो फिर तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती टीम में एक बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं सेनेटर अली ज़फ़र साहब, उनसे भी कुछ ना कुछ पूछना तो बनता है। तो आज हम पहले आज़म नज़ीर तारड़ साहब से गुफ्तगू करेंगे, हुकूमत का मौक़िफ़ देंगे हमें, और उसके बाद हम सेनेटर अली ज़फ़र साहब से बात करेंगे जो कि हमें तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज़म नज़ीर तारड़ साहब। तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इससे पहले कि मैं कुछ ये कानूनी मामलात पे आऊँ, ज़रा पहले ये बता दें कि क्या तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात थे जिसका कि आप हिस्सा थे और उसके 3 राउंड हुए, क्या वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए, माजी का किस्सा हो गए, या अभी भी उससे कोई उम्मीद बाकी है? बहुत शुक्रिया मीर साहब। नहीं, मैं समझता हूँ कि कोई नाकामी वाली बात इस तरह से नहीं कहनी चाहिए कि इवन जो जवाब दाखिल किया गया है पीटीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, और कोलेशन पार्टनर्स का जवाब भी चला जाएगा सुबह तक। एक बात वाज़ेह है कि बर्फ़ पिघली, उसकी वजह से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। इस बात पे इत्तफाक़ राय हुआ कि अगर सारी असम्बलियों के यानी कौमी और सूबाई असम्बलियों के पूरे मुल्क में बैक वक्त इंतखाबात होते हैं तो वो मुल्क में सियासी और मौशी इस्तेहकाम लाएगा, और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो नताइज हैं वो सियासी जमातों को और अवाम को काबिल कबूल होंगे, वरना ये उंगलियां उठती रहेंगी और फिर एक पोलिटिकल टर्मोइल और इम्पास ख़त्म नहीं होगा। सिर्फ जो जिस बात पे आके डिसएग्रीमेंट हुआ वो तारीखों पे था कोलेशन पार्टनर्स की, क्योंकि अब ये चीज़ें जवाब में लिखी जा चुकी हैं तो मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी छुपाने वाली बातें नहीं रही। कोलेशन पार्टनर्स का ये ख्याल था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज कोलेशन में हैं उन्होंने जो हमारे जमहूरी इदारे हैं उनकी मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है माजी में। आप अगर हिस्ट्री शुरू करें तो जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने एमआरडी में और उसके बाद फिर जो 90 की दहाई में हुआ उससे सबक सीखते हुए मुशर्रफ दौर में सारों ने इकट्ठे होकर स्ट्राइव किया फॉर स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। और आपने तब्दीली देखी कि 2 बड़ी जमातों में सीओडी हुआ, ये सारी बातें हमने की, और फिर असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरा करना शुरू हो गई। तो अगर आप पिछली 3 असम्बलियां देखें, मुल्क की कौमी सूबाई असम्बलियां, उन्होंने मुद्दतें पूरी की हैं, डिसॉल्व नहीं हुई। फिर हमने ये भी बात की कि 1970 से लेके आज तक इस मुल्क में जब से 1973 का आइन नाफिजुल अमल हुआ है, जितने भी मराहल आए हैं, चाहे मार्शल लॉज थे, असम्बलियां डिसॉल्व हुई, एक बात ट्रेडिशनली रही कि इलेक्शन एक शेड्यूल के अंडर हुए। 70 में इलेक्शंस का दौरानिया था वो 10 रोज था कौमी और सूबाई असम्बली में, 77 में उसे 3 रोज कर दिया गया, 85, 88, 97 तक वो 3 रोज रहा, और 1997 से लेके आज तक 1 रोज पे हुए
किसी एक असेंबली का इलेक्शन जो है वो अलग से नहीं हुआ। ये आपकी उसका सारी बात जवाब दुरुस्त है आजम नज़ीर तारड़ साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इलेक्शन 14 मई से पहले पहले करवाना है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट मीर का साहब हुक्म है, दूसरी तरफ मीर साहब आपकी उस पे हिस्ट्री भी है। उस पे हमने अपना मौकफ जो है उसकी वजाहत की। हमने कहा देखें हम पार्लियामेंट में बैठे हैं, आप तो छोड़ के चले गए। पार्लियामान ने हुकूमत को पाबंद किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो 4 जजेस का फैसला है, अक्सरीती फैसला SMC 1 ऑफ 2023, उसको मानते हैं, और जो बाद में आने वाला 3 रुकनी फैसला है उसको नहीं मानती पार्लियामान। जी। और पार्लियामान ने इसी वजह से कैबिनेट ने जो रिकमेंडेशंस लेके गई फंड्स की फराहमी के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए, पार्लियामेंट ने वो टर्न डाउन कर दी, उनको कबूल नहीं किया। हमने उन्हें अपनी ये मजबूरी बताई कि हम पार्लियामान का हिस्सा हैं, पार्लियामान में जो लोग बैठे हैं वो नहीं मानते कि ये जजमेंट हम पे बाइंडिंग है, तो हमारी ये मजबूरी है, इसको आए डायलॉग के जरिए से हम हल करते हैं, बैठ के हल करते हैं और मुल्क को इस मुश्किल से निकालते हैं। हमने ये भी बताया कि इस वक्त जो संगीन मुआशी सूरत हाल है, अगर इस टाइम पे असेंबलीज तोड़ी जाती हैं और इकट्ठे इलेक्शंस के लिए डिसोल्यूशन पे जाते हैं अगले 10-15 रोज में, बगैर बजट दिए और बगैर ट्रेड पॉलिसी दिए, आपका IMF का जो रिव्यू है वो फाइनल मराहल में है, वो पता चल जाएगा होता है किस तरह होता है, नहीं होता। जो फ्रेंडली कंट्रीज की ट्रांजैक्शंस हैं वो फाइनल तकरीबन शेप अप हुई पड़ी हैं। फिर इन मुश्किल हालात में पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहती है कि ये लोड अगर हमने उठाया ही है रियासत बचाने का, तो ये वजन हम ही उठाएं, ये ना हो खुदा ना खास्ता केयर टेकर्स के टाइम पे कोई मुआशी बड़ा धमाका हो और कोई डिफॉल्ट की सूरत बनती हो, तो उस सूरत में हम रियासत के फायदे के लिए चाहते हैं कि ये बोझ सियासी हुकूमत ही उठाए। अच्छा, लेकिन एक मेरी गुजारिश अगर सुन ले, एक मेरी गुजारिश है कि जो बातें आप कर रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपके कुछ सीनियर साथी, सीनियर मिनिस्टर्स जो हैं वो ये जो मुज़ाकरात में शामिल नहीं है, वो ये कहते हैं जी कि असल मसला तो सितंबर का है, जब चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने रिटायर होना है और तहरीक इंसाफ इसलिए सितंबर से पहले पहले इलेक्शन चाहती है कि उनकी छतरी के नीचे इलेक्शन हो जाए, और हम चाहते हैं कि इलेक्शन अक्टूबर में हो। तो ये मामला नहीं टॉक्स में डिस्कस हुआ? मीर साहब, दिलों के हाल तो सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, लेकिन उनकी जुबान पे ये बात नहीं आई। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बातें जब इनफॉर्मल फॉर्मल हुई, तो अब क्योंकि ये जवाबात की सूरत में दाखिल कराए जा रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन जो जवाब तहरीक इंसाफ ने दाखिल करवाया है सुप्रीम कोर्ट में, वो मेरे सामने पड़ा हुआ है, उसको देख के तो ऐसा लगता है कि वो उनके ख्याल में अब मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। मैं अर्ज करता हूं, ये सारी बातें होने के बाद उन्होंने एक ब्रेक भी ली, जो लॉन्ग वीकेंड आ गया था 1 मई वाला, उसमें कुछ इनफॉर्मल राब्ते होते रहे, और उसके बाद एक स्टेज आई जब उन्होंने और हमने बैठ के 2-3 जो पॉसिबिलिटीज थी उन पे काम किया। उसमें से एक जो पॉसिबल रास्ता था वो ये था कि जब आप बजट और ट्रेड पॉलिसी से फारिग हो जाए तो हम अपने कोलिशन पार्टनर्स को ऑन बोर्ड करते हैं, उनसे बात करके तो हम वी विल एग्जिट दी असेंबलीज समवेयर इन लास्ट जो 5-7 दिन है जुलाई के, उनमें, और फिर प्रोसेस विल टेक प्लेस। वो जो कानून में उसकी है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात हो जाएं, वो एंड सितंबर भी हो सकता है, अक्टूबर के पहले 2-4 दिनों में भी हो सकता है। उस पे बात हुई। जब फाइनल दिन हम आके बैठे तो दोबारा बात यहीं से शुरू हुई, तो उसमें भी एक दफा फिर सूरत हाल ऐसी बनी कि बात इसी तकरीबन इस टाइमलाइन के इर्द गिर्द चल पड़ी। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हम शो कर रहे थे, कुछ उन्होंने हमसे मांगा, लेकिन फाइनली उन्होंने कहा कि जी हम ये आपसे कमिट नहीं कर सकते, क्योंकि हम मानते हैं कि जो 14 मई वाला फैसला है सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कराने का, वो फील्ड में है, और एक ही सूरत है कि आप 14 मई से पहले हमें कमिटमेंट दें असेंबलीज डिसॉल्व करने की। हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो इस बात पे एग्री नहीं करती। तो यहां पे आके इस नोट के साथ गुफ्तगू खत्म हुई कि दोबारा इसे रिज्यूम किया जा सकता है। हम अपने मुतल्लिका लीडरान के पास जाते हैं और ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करते हैं कि अब अगर 14 मई वाला वक्त तो वैसे ही हमने उन्हें बताया कि ऑलमोस्ट गुजर चुका है, ये मुमकिन नहीं होगा, तो दोबारा अगर हमने बैठना हो, जिन बातों पे हमने एग्री किया था किसी हद तक, वो जाहिर है हतमी नहीं थी, मैं ये बोझ उन पे नहीं डालूंगा कि उन्होंने हाँ कर दी थी, लचक दिखाई थी, और उस पे जैसे वो कहते हैं ना कि दिल तो मानता है लेकिन जुबान पे नहीं आता, कुछ इस तरह की सूरत हाल। अच्छा, तो
लचक की वजह से फिर हमने ये, और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब दोनों अतराफ ने बाहर निकल के मीडिया से इंटरेक्शन किया तो जुबानें तुर्श नहीं थी, जज्बात पे काबू था और बड़ी एक मोहतात गुफ्तगू की गई। मेरे ख्याल में मैं अगर दोनों तरफ की गुफ्तगू सुनने के बाद असेस सही कर पाया हूं तो मेरी नज़र में मोहतात गुफ्तगू की गई थी आखिरी राउंड से निकलने के बाद रात 11 बजे। लेकिन फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दाखिल हुआ है वो तो कुछ और कहानी बता रहा है। बहरहाल अब देखते हैं नहीं, कि वो तो मीर साहब मैं एक्सप्लेन कर दूं, उन्होंने उठते हुए यही कहा कि हमें जो ऊपर से हुक्म है अपनी टॉप लीडरशिप से, हाँ आला क़यादत से, वो यही है कि हम 14 मई पे खड़े हैं। हमने कहा जी नहीं, हम तो अपनी आईनी मुद्दत पे फिर खड़े हैं, ठीक है, फिर भी हम तैयार होंगे और ये मुल्क के लिए बेहतर होगा अगर जो बातें हमने पहले की हैं, जो मैंने प्रपोजल्स आपके सामने रखी हैं, अगर उन पे बात करनी हुई तो हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हाँ हमारी एक सियासी तारीख और हिस्ट्री है, हम बैठ के डायलॉग करने पे यकीन रखते हैं, हम दोबारा इसे रिज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि एक तरफ कौमी असम्बली का इजलास जो है उसकी कार्रवाई पूरी कौम ने सुन ली, उसमें यह कहा गया जी कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमसे कौमी असम्बली का रिकॉर्ड मांगेगी तो हम नहीं देंगे, बल्कि नूर आलम खान साहब ने कहा मैं तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के वारंट गिरफ्तारी जारी करूंगा। दूसरी तरफ जो आज सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म आया उसमें अटॉर्नी जनरल से कहा गया जी कौमी असम्बली का रिकॉर्ड जमा करवाएं। तो सीधा सा सवाल है, क्या हुकूमत कौमी असम्बली का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगी? दो चीज़ें अमीर साहब, मैंने आपने इंट्रो में जो बात की मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं। ये दो मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। एक, स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट का जो सेंस लिया और पार्लियामेंट में जो तकारीर हुई उनके हवाले से अपने कंसर्न्स शो किए और एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट जो है वो आइन की जो डिस्पेंसेशन है, जो आइनी कोर्स है, उसके मुताबिक, तरीक़ेकार के मुताबिक जो इख्तियारात की तकसीम का फार्मूला है उस पर यकीन रखते हुए ये समझती है कि कानून साजी जो है वो कुल्ली इख्तियार है पार्लियामान का, और कानून बनने के बाद उसकी तशरीह के हवाले तो बात हो सकती है, लेकिन बिल को जो स्टे कर देना और उस पर अमल दरामद रोक देना, ये पाकिस्तान की जुडिशल तारीख में अनप्रेसिडेंटेड काम हुआ है और उस पर हमारे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमारा एहतजाज है। उस हवाले से एक पैगाम आया था मीडिया के ज़रिए कि जो तकारीर हैं, स्पीकर के ख़त की जो वजूहात हैं, वो उनका रिकॉर्ड जो है वो फराहम किया जाए। अच्छा, ये जो 8 रुकनी बेंच है जो कि सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अब एक्ट बन चुका है 2023, उसके बाबत जो हेयरिंग कर रहा है उसमें उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा है कि ये कानून साजी के हवाले से जो स्टैंडिंग कमेटीज में और फ्लोर पे कानून साजी के हवाले से जो बात हुई है वो मिनट्स जो हैं हमें फराहम किए जाएं। वो मेरे ख्याल में अटॉर्नी जनरल साहब भेजेंगे स्पीकर साहब को ड्यू कोर्स में, उसमें डिसीजन स्पीकर साहब का होता है, वो कस्टोडियन है हाउस के और चेयरमैन सेनेट का। जो पहली बात आप कर रहे हैं ना कि वो जो तकारीर और वो चिट्ठी के तनाजुर में, और वो अभी तक इन राइटिंग ऑर्डर कोई नहीं है। अच्छा, अब एक बात की और मैं वजाहत करता चलूं, आपने शुरू में कहा कि केस ये जो लगा कल, ये पंजाब में इंतखाबात वाला वो केस नहीं है जिसपे तनाजा पड़ा हुआ है कि ये 3 रुकनी और 4 रुकनी का। ये जो CP9 आई है, वो जो सरदार काशिफ साहब हैं जिन्होंने फाइल की, शाखावर साहब एडवोकेट हैं जिसमें, हाँ हाँ, जिसमें उन्होंने एक कंसर्न सिटीजन के तौर पे ये इस्तदा की सुप्रीम कोर्ट से कि आप कोई ऐसी तदबीर करें कि मुल्क में इस वक्त इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, तो इंतखाबात कंजीनियल माहौल में हो जाएं और इकट्ठे हों एक तारीख पे। और ये वही केस है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट पेश हुए, उन्होंने इस बात पे एग्री किया हम बैठेंगे, और उसके नतीजे में बैठा गया। इसीलिए वो सिर्फ जो बैठक है, जो मुज़ाकरात हैं, उसकी हद तक रिपोर्ट जो है वो दोनों फ्रीकैन रखना चाहेंगे। अगर ये जैसे PTI ने रखी है या हुकूमत की तरफ से अगर रिपोर्ट जाती है या कोई इतला जाती है तो वो अटॉर्नी जनरल साहब बताते हैं, तो वो उस हवाले से होगा। अच्छा, अब ये एक सवाल और अहम पैदा हो गया कि जब आपके मुज़ाकरात हो रहे थे PTI के साथ, तो साथ ही साथ जो है कुछ ऐसे वाक़यात भी हो रहे थे कि जिससे लग रहा था कि हुकूमत नहीं चाहती कि मुज़ाकरात कामयाब हो। ख़ास तौर पे जो परवेज़ लाई साहब के घर पे जो एक बख्तरबंद गाड़ी के ज़रिए हमला किया गया, अब तो काफ़ी दिन गुजर गए हैं, कोई आपको पता चला कि वो हमले का हुक्म किसने दिया था? मीर साहब देखिए, अगर आप सूरत हाल को सामने रखते हुए
पंजाब में एक सूबाई हुकूमत है, निगरान सेटअप है। मरकजी हुकूमत पंजाब एंटी करप्शन के हवाले से जो किए गए फैसले हैं, या जो लाहौर की पुलिस जो कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस है जिसको सीसीपीओ हेड करते हैं, उसके किए गए फैसलों में वफाकी हुकूमत की शराकत दारी नहीं होती, ना कोई ऐसा कानूनी रोल है वफाकी हुकूमत का। अच्छा। पंजाब में इस वक्त एक ए पोलिटिकल गवर्नमेंट है, वहां पे सियासी हुकूमत नहीं है, तो वो नेचुरली उसका पंजाब गवर्नमेंट का अपना डिसीजन था। मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर ये जरूर समझता हूं पंजाब गवर्नमेंट तो कि उसको ऐसा ऑन ही नहीं कर रही। करने से चीफ मिनिस्टर कहता है मैं तो मदीना में बैठा हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं है। आईजी साहब माफिया मांग रहे हैं जाके, तो आप वजीर कानून हैं, तो मेरे ख्याल में फिर इसका बेहतरीन जवाब जो है वो तो फिर लाहौर जाके ढूंढना पड़ेगा ना जी। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को अच्छा तो ठीक है, बिल्कुल ही पता नहीं। अब मुझे जरा ये बता दें कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरी डबल सेंचुरी होने वाली है और मेरे पे केसेस जो है उनकी तादाद 200 होने वाली है, तो कोई फेडरल गवर्नमेंट ने कोई केसों की तादाद जो है उसको को मॉनिटर किया है? एक्चुअल तादाद क्या है? देखिए, मैं बिल्कुल फ्रैंकली अगर बात करूं वजारत कानून का, क्योंकि कुछ तरह का अमल दखल नहीं होता, ये इंटीरियर फेडरल गवर्नमेंट में और जो महकमा दाखिला है या पुलिस है सूबाई, वो सूबों में करती है। और इसकी इवन जो प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी भी है वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट्स है इंडिपेंडेंटली, जो मरकज में इंटीरियर के और सूबों में प्रोसिक्यूशन डिवीजन के नीचे होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर आप अदालत में पेश होने की बजाय जत्थे लेके जाएंगे और आप अदालतों के गेट तोड़ेंगे, आपको अगर समन की तामील कराने के लिए कोई जाता है तो वहां पे जत्थे हमलावर हो जाएंगे पुलिस पे और वायलेंट प्रोटेस्ट होगा उस पे। आपके सामने रहा है मीर साहब, माजी में 50-60 साल 70 साल में कहां से तारीख शुरू होती है, अयूब दौर से, और फिर उसमें ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ भी आया, मुशर्रफ का मार्शल लॉ भी आया, सियासी हुकूमतें भी आई, PMLN की और पीपल्स पार्टी की, और हमसे भी गलतियां हुई उन अदवार में। लेकिन लोग जब पर्चे होते हैं या FIRs होती है, लोग गिरफ्तारियां भी देते रहे, अदालतों में जमानतों के लिए भी जाते रहे, ये जत्था बर्दारी नहीं थी हुई। अच्छा, तो मैंने ये सवाल कानून टूटेगा वहां पे पर्चे हो जाते हैं। मैंने ये सवाल इसलिए किया कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो हैं जहांगीर जदून साहब, वो फिगर दे रहे हैं पंजाब के और बलूचिस्तान के और इस्लामाबाद के और सारे सूबों के केसेस मिला के, वो कहते हैं जी ये 40 से ज़्यादा नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं जी ये तो 150 से भी ऊपर चले गए। बहरहाल अगर ये तो एक मामला है मीर, मैं वजाहत कर दूं, एक मामला है जो कि हमारे लॉ ऑफिसर्स भी कहते हैं, ये पंजाब से भी खबर सुनी थी, यहाँ से भी, क्योंकि वहाँ पे डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी पेश होते रहे हैं। वो कहते हैं कि खान साहब जब गिनती करते हैं तो वो जितने पॉलिटिकल केसेस रिगार्डिंग कोई भी 144, 353, ये बलवा शलवा नक्शे अमन, जो वर्कर्स के पर्चे हैं वो भी शामिल हो जाते हैं उसमें। अच्छा, तो ये एक कंफ्यूजन है। और क्या सियासी लीडरान के सर ये छोटे मामलात चलते रहे हैं, आज हिस्टोरिकली हमें इनसे निकलना चाहिए, ये कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है। लेकिन हमें एट द सेम टाइम कानून की भी पासदारी करनी चाहिए, हमें खुद पुरअमन रहना चाहिए और लोगों को भी तरगीब देनी चाहिए कि वो पुरअमन रहें। अच्छा, अब एक बड़ा ये अहम सवाल है, वो ये है कि अगर इंतखाबात जो हैं वो अक्टूबर में होते हैं, मैंने अगर लगा दिया बीच में, तो आपने सोचा कि सितंबर में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब के ओहदे की मियाद ख़त्म हो जाएगी, तो ज़ाहिरी बात है ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि सदर का ओहदा खाली हो, तो उसमें एक मखसूस मुद्दत में उसका इलेक्शन जो है वो करवाना है आपने। लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज जो है मुकम्मल नहीं है क्योंकि 2 सूबों में असम्बलियाँ नहीं हैं। तो आपको नहीं लगता कि ऐसी सूरत में जो सदर आरिफ अलवी साहब का ओहदा है उसकी मियाद में भी आपको तोसी करनी पड़ेगी? नहीं मीर साहब, वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर के, चीफ मिनिस्टर के और प्रेसिडेंट के ओहदों के लिए ये लिखा हुआ है कि जो इनकम्बेंट्स होते हैं वो नई अपॉइंटमेंट तक कंटिन्यू करते हैं। आपने देखा कि परवेज इलाही साहब ने डिसोल्यूशन कर दी, लेकिन जब तक केयर टेकर अपॉइंट नहीं हुए वो चीफ मिनिस्टर रहे। उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ अदम एतमाद आ गया, लेकिन जब तक हमजा साहब का हलफ नहीं था हुआ, उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर। सदर के लिए भी ये लिखा हुआ है, सदर अगर गैर हाजिर होते हैं या अगर वो बहुत जमहूरी शख्स हैं और वो समझते हैं मेरी मियाद ओहदा पूरी हो गई है, वो बैग लेके कराची चले जाते हैं, तो चेयरमैन सेनेट आ जाएंगे कायम मुकाम। लेकिन अगर इफ ही विश टू स्टे, तो उस सूरत में आइन में ये गुंजाइश है कि उनके जो नया इंतखाब होके सदर इलेक्ट होने तक
वो फिर मीनवाइल वो एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट। तो ये इसका मतलब है कि सदर के पास ये इख्तियार है कि जब तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के इंतखाबात नहीं होते और उनका इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं होता तो वो वहीं पे प्रेसिडेंट हाउस में बैठे रहें। दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, गुंजाइश है जी इसकी। बहुत बहुत शुक्रिया आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वफाकी वज़ीर कानून, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। लेंगे और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और जो मुज़ाकराती टीम का हिस्सा थे सेनेटर अली ज़फ़र साहब, उनसे बात करेंगे वक्फे के बाद दोबारा। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। आपने वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की गुफ्तगू सुनी। उनको अभी भी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात से कुछ ना कुछ उम्मीद है, वो समझते हैं कि अभी तक ब्रेक डाउन नहीं हुआ। तो अब हम बात करेंगे इन मुज़ाकरात में तहरीक इंसाफ की तरफ से पार्टिसिपेशन करने वाले सेनेटर अली ज़फ़र साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। अली ज़फ़र साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब को अभी भी उन मुज़ाकरात से कुछ ना कुछ उम्मीद है जिसका कि अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। आप इन मुज़ाकरात में शामिल रहे, 3 राउंड तो इसके कामयाब नहीं हुए। क्या हम मुज़ाकरात को नाकाम समझें या आप भी अभी तक कोई उम्मीद रखते हैं इन मुज़ाकरात से? अमित मीर साहब, एक बड़े अक्लमंद शख्स ने, शायद वो आप ही हों, आपने या किसी अक्लमंद शख्स ने ये कहा था कि आपको हर वक्त पुल जो है वो तामीर करने चाहिए, बेशक नीचे से पानी ना गुजरता हो, कोई पता नहीं किस वक्त आपको पुल इस्तेमाल करने पड़ जाएं। तो मेरा ख्याल है एक चीज़ तो पॉजिटिव है इन मुज़ाकरात से, और वो ये है कि हमने खुल के बातें की, सिंसेरिटी के साथ बातें की और भरपूर कोशिश की कि आइन और कानून के दायरे में रहते हुए कोई ना कोई हल निकालें, क्योंकि हमारे ख्याल के मुताबिक ये कौम की और हमारे मुल्क की ज़रूरत थी कि हम ये इलेक्शंस के मामलात को एक तरह से निपटा लें, कोई सलूशन, उसका एक कोई हल ऐसा ढूंढें जो कि सबके लिए बेहतर हो। तो हमने बहुत कोशिश की। उसका फ़ायदा ये हुआ कि एक तरह से आपको समझ आई दूसरी साइड की क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और अल्टीमेटली ये रियलाइजेशन की कि हम सब पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, पाकिस्तान की बेहतरी ही चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से एक पॉइंट पे हम आके अटक गए, और वो ये था कि किस वक्त इलेक्शंस कराने हैं और किस वक्त डिसोल्यूशन करानी है असेंबलीज़ की। जो मौक़िफ़ था दूसरी साइड से पीडीएम और उनकी अलायंस जमातों का, वो बड़ा वाज़े था। उन्होंने पहले दिन ही क्लियर कर दिया था कि हम जो हैं, हम अलग अलग इलेक्शंस नहीं चाहते, हम इलेक्शंस चाहते हैं कि नेशनल असेंबली के भी और सारे सूबों के इकट्ठे हों। और उनका ख्याल था कि ये सारे इलेक्शंस होने चाहिए अक्टूबर में, जब ये नेशनल असेंबली और सिंध और बलूचिस्तान असेंबलीज अपनी मुद्दत पूरी कर लें। हमारा मौक़िफ़ शुरू में ये था कि एक अदालती फ़ैसला है, 90 दिन का उसके मुताबिक टाइम दे दिया गया है। आइन भी ये कहता है कि 90 दिन में आपने इलेक्शंस कराने हैं। अगर असेंबली डिज़ोल्व हो तो आप 14 मई की जो तारीख है उससे पहले आप इलेक्शन करा दें। हमारी नेशनल असेंबली बेशक बाद में होती रहे, लेकिन फिर जब हमने उनकी बात सुनी और उनका मौक़िफ़ सुना तो हमारा ख्याल था कि शायद उसमें गुंजाइश है कि हम उनके पॉइंट पे आ जाएं, और हम फिर आ गए सेकंड राउंड में। दूसरे दिन हमने ये कह दिया कि ठीक है, हम तैयार हैं कि इलेक्शंस एक दिन कराएं। अब आप भी हमने उनसे इल्तिजा की कि आप भी अपनी जो मौक़िफ़ है उसको तब्दील करें, और अगर आप चाहते हैं कि इकट्ठे इलेक्शंस हों तो फिर 14 से पहले आप बाकी असेंबलियां जो हैं वो डिज़ोल्व कर दें और हम सारे इकट्ठे इलेक्शन करा लेंगे। अब उसमें एक इशू आ गया था हमारी तरफ से, और वो ये था कि चूंकि ये आइन के बाहर जा रहे हैं, हम 90 दिन से ज़्यादा का टाइम पीरियड मांग रहे हैं, तो हमें फिर आइनी तरमीम भी करनी पड़ेगी, और उसके लिए हम तैयार थे कि हम वन ऑफ अमेंडमेंट कर लेते हैं। हम वापस आते हैं नेशनल असेंबली में, पीटीआई के जो मेंबरान हैं, और भी करने को तैयार हैं। और फिर हमने ये भी सोचा कि चूँकि इतमाद इतना नहीं है एक दूसरे के ऊपर, तो हम ये अदालत में ये रिटन एग्रीमेंट जो है आपस में, वो अदालत में पेश भी कर देंगे ताकि कोई पार्टी उसे हिल ना सके। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि वो इशू फिर आया तारीख का, 14 मई से पहले
पीडीएम और उनकी अलायंस जो थी वो तैयार नहीं थी, आमादा नहीं थी कि वो इसको डिसॉल्व कर दें, और यहाँ मामला फिर एक तरह से रुक गया और हमने अब सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी है एक अपनी एप्लीकेशन, जिसके अंदर हमने एक रिपोर्ट के तौर पे जिसमें हमने ये सारा बयान कर दिया है कि क्या हुआ और क्या कितनी कोशिश की। पर्सनली स्पीकिंग मुझे जो दूसरी टीम थी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन लोगों ने भी पूरी सिंसेरिटी के साथ कोशिश की कि इस डायलॉग को आगे चलाएं। अच्छा, आप अभी तक पुरुमीद हैं या नहीं है? जी देखें, अभी भी पॉसिबिलिटी है, और ये जिस तरह मैंने कहा कि पुल को बनाते रहना चाहिए, अभी भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है अब कल सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, हो सकता है वहाँ से कोई गुंजाइश मजीद निकल आए, हो सकता है कोई और रियलाइजेशन हो, कोई और सोल्यूशन आए। तो अगर ऐसी कोई बात हुई तो नेक्स्ट राउंड करना चाहिए अगर हो सके। अच्छा, और उस पर कुछ लोग कोशिश भी कर रहे हैं, उम्मीद है कि कुछ निकलेगा। लेकिन फिलहाल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि फिलहाल अगर आप कहें कि आगे कोई मीटिंग का डेट है या कोई तारीख है तो वो नहीं है। फिलहाल के लिए ये मामला इधर रुक गया है। अब मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से। कुछ दिन पहले हमने उनसे इंटरव्यू किया था तो उन्होंने ये इशारा किया था कि अगर हुकूमत ने और अपोजिशन ने मुज़ाकरात ना किए तो उसका फ़ायदा जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस उठा सकती हैं। अब उन्होंने दोबारा यही बात ज़रा वाज़े अल्फाज में कही है, एक इंटरव्यू दिया उन्होंने राना मुबशर साहब को। अच्छा अली ज़फ़र साहब, मैं कूगा लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैं सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि अगर आपकी और हुकूमत की जो नेगोशिएशंस हैं उसमें डेडलॉक आ गया है और अगर ये आगे नहीं बढ़ती, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो सकता है और उसके नतीजे में पूरा सिस्टम जो है वो भी कोलैप्स हो सकता है? जी बिल्कुल, देखें अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखें आगे हामिद मीर साहब, तो नेक्स्ट स्टेप यही है कि अदालत ने तो बड़ा वाजे कर दिया है कि हमने एक फ़ैसला किया है कि 14 मई को आपने इलेक्शन कराना है, वो आपको कराना ही कराना है। अज्यूम करते हैं कि अदालत हफ्ता और दे देती है, लेकिन इलेक्शन नहीं कराती है हुकूमत, जो उनके इंटेंशन है या जो कम से कम बयानात आ रहे हैं। सपोजिंग ये होता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप तौहीन अदालत की होगी। तौहीन अदालत में फिर आपको पता है कि उसका रिज़ल्ट भी हो सकता है कि आप सज़ा होती है अगर वो, तो नाअहल भी हो सकते हैं। पूरी की पूरी काबीना अगर नाअहल हो जाती है तो वो एक बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं, एक सियासी क्राइसिस हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या रिएक्शन होता है, किस तरह होता है, पार्लियामेंट क्या करता है, वो भी एक इश्यूज बन सकते हैं। तो जितनी कन्फ्यूजन होगी, जितनी डिसओबीडियंस होगी अदालती मामलात की, जितनी आइन की खिलाफ वर्जी होगी, उतना चांस होता है फिर कि कोई और कुव्वत फिर आ जाए, क्योंकि वैक्यूम जो है वो वैक्यूम नहीं रह सकता, वैक्यूम ने फिल होना ही है। तो ये जो खदशात प्रेसिडेंट साहब ने कहे, ये मेरे साथ भी उनकी बात हुई और प्रेसिडेंट साहब ने मुझे भी यही बयान किए, उन्होंने कुछ और चीज़ें भी बताई। तो ये इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, खुदा न खास्ता कि कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कोशिश यही होनी चाहिए सबकी कि सियासी मामलात को सबसे पहले तो सियासी तौर पे हल किए जाएं, डायलॉग के ज़रिए हल किए जाएं, और अगर अल्टीमेट फिर आर्बिटर अदालत होती है, यही आइन का एक तकाजा है कि किसी ना किसी ने फिर फैसला करना होता है, तो फिर जो अदालत फैसला करे उसको आप फिर आगे उस पर अमल दरामद करें। यही एक तरीक़ेकार है आइन को आगे चलाने का और कोई स्टेट को फंक्शन करने का। अच्छा, आपने तौहीन अदालत का जिक्र किया, तो आज अदालत ने हुक्म दिया है कि कौमी असम्बली जो है वो अपना रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करे। अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप रिकॉर्ड पेश करें। तो अगर फ़र्ज़ करें कि ये रिकॉर्ड पेश नहीं किया जाता और भी कुछ ऐसी तौहीन जो है, तौहीन आमेज़ इक़दामात जो हैं उनकी हमें इतलात मिल रही हैं, तो क्या आप समझते हैं कि उसके बाद अदालत के पास कोई रास्ता नहीं रहेगा, क्योंकि उनको पुश कर दिया जाएगा कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दें? जी देखिए, जहाँ तक दो चीज़ों का आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा और सेपरेट करना पड़ेगा, और ये मैं तब से सुन रहा हूँ लोग उसको समझ नहीं पा रहे बहुत सारे। एक है इंस्टीट्यूशन, हमारी स्टेट का पिलर है एक उसको कहते हैं पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती, ना अदालत कोई कार्रवाई कर सकती है ना करेगी। अगर पार्लियामेंट चाहता है कि हमने रिकॉर्ड नहीं देना डिबेट्स का तो ना दे, उस पर ना अदालत कुछ करेगी ना कर सकती है। ये पार्लियामेंट का अपना इंटरनल मामला है, पार्लियामेंट ने फैसला करना है। ये एक हमारा एक सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जहाँ तक एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव का जिससे मेरी मुराद हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर, काबीना, चीफ मिनिस्टर, काबीना, जो सेक्रेटरीज हैं या कोई स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन के जो ऑफिशियल्स हैं, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, जहाँ तक उनका ताल्लुक है वो पाबंद हैं अदालत के फैसलों से, और अगर अदालत के फैसले वो नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, इस केस में मैं देख रहा हूं कि अदालतों और पार्लियामेंट का कोई डिबेट, कोई ऐसा जंग नहीं है, कोई ऐसा उनका आपस में इशू नहीं है। वो पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया जा रहा है कोई चीज़ क्रिएट करने के लिए, और एग्जीक्यूटिव जो है वो कोशिश कर रही है कि पार्लियामेंट के पीछे छुपे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अदालत बड़ी क्लियर है, अदालत पार्लियामेंट के खिलाफ कुछ ना कर सकती है, ना करेगी, ना कोई ज़रूरत है करने की। अच्छा, अब लेकिन एग्जीक्यूटिव के खिलाफ होगा। अली ज़फ़र साहब, ये आपने बड़ा एक अहम आइनी नुक्ता हमें बयान कर दिया है, लेकिन आज एक सीनियर मिनिस्टर जो है हुकूमत के, अय्याज सादिक साहब, उन्होंने आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे कौमी असम्बली में उन्होंने एक मुतालबा किया है स्पीकर साहब से, और मुतालबा जो है वो मुझे लग ये रहा है कि हुकूमत के अज़ाइम का इजहार कर रहा है। वो कह रहे हैं जी कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जो हैं, उनका उन्होंने नाम लिया, मैं उनका नाम नहीं लेता, कि वो जो है उनके बारे में शिकायत बहुत बढ़ती जा रही हैं, बहुत से उनके पास सबूत आ गए हैं, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो उनके एसेट्स की इंक्वायरी करे। ये अब मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ और ब्रेक के बाद मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि क्या कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो किसी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के एसेट्स की इंक्वायरी कर सकती है या नहीं कर सकती? मैं ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगा। वेलकम बैक। हम सेनेटर अली ज़फ़र साहब से बात कर रहे हैं, और आपको शायद पता हो कि इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में तूफ़ानी बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और मौसम बिगड़ रहा है। न सिर्फ सियासी मौसम बिगड़ रहा है, बल्कि जो इस वक्त मई जून के महीने में आम तौर पर इस तरह बारिशें नहीं होती, तो ये एक बहुत ही गैर मुतवक्का किस्म की एक तूफ़ानी सूरत हाल है। तो इसमें कुछ मवासलाती राब्ते में गड़बड़ हो रही थी, तो इसलिए हमने ब्रेक भी ली। और अली ज़फ़र साहब से मैं दोबारा सवाल करता हूँ। अली ज़फ़र साहब, अय्याज सादिक साहब मुतालबा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज के ख़िलाफ़ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इंक्वायरी करे और उनके एसेट्स की छानबीन करे। क्या आइनी तौर पे ऐसा मुमकिन है? जी हामिद मीर साहब, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास कोई इख्तियार नहीं आइन के तहत या कानून के तहत कि वो एक सिटिंग जज के खिलाफ कोई कार्रवाई करें या कोई इन्वेस्टिगेशन करें या उनसे कोई सवालात पूछें। ये आइन में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है जो इस सिटिंग जज के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, और वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। अगर अय्याज सादिक साहब को कोई या किसी और शख्स को किसी सिटिंग जज के खिलाफ कोई सबूत है या कोई मिसकॉन्डक्ट का उनको शिकायत है, तो वो शिकायत को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने ले जा सकते हैं, और फिर इन्वेस्टिगेशन करना, सवालात पूछना, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे तो ये आप कह सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं हो गई। ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वही एक इंस्टीट्यूशन है जो कर सकती है। उसकी वजह भी है, बड़ी सही वजह है। उस वजह ये है कि आप आज़ाद अगर अदलिया चाहते हैं तो फिर आपको इंटरफेरेंस जो पार्लियामेंट की है या पार्लियामेंट्री कमेटी की है या एग्जीक्यूटिव की है, उसको ख़त्म करना होता है। इसीलिए आइन ने कहा है कि ये सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन है जो कार्रवाई कर सकती है एक सिटिंग जज के खिलाफ, और वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। अच्छा, इसलिए ये आई थिंक अय्याज सादिक साहब ने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी है, सियासी स्टेटमेंट दी है। उनको भी पता है कि ये कानून में कोई गुंजाइश नहीं। और नूर आलम खान साहब जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को तलब किया है, अगर वो नहीं आएगा तो मैं फिर उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करवाऊंगा। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? देखिए, वहाँ एक तरह से डिबेट है। वो डिबेट ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे
कमिटीज जो हैं हमारी पार्लियामेंट्री कमिटीज, वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे अदालतों के अफसर्स को किसी अगर कोई सवाल है या कोई इशू है उसके लिए बुलाया जा सकता है, खत लिखा जा सकता है। तो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है उस हद तक तो बिल्कुल किया जा सकता है। मसलन मेरे पास एज अ पार्लियामेंट्री लॉ कमेटी के हेड के एक इशू आया था कि नए हाई कोर्ट्स बनने चाहिए, ब्रांचेस बननी चाहिए, उसकी डिविजन बननी चाहिए। तो वो उसके लिए हमने फिर खत लिखे थे अदालतों को और हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें इंफॉर्मेशन दें कि उसमें क्या मसाइल है। तो इस किस्म की डिबेट्स और इस किस्म की कार्रवाई तो होती रहती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते रजिस्ट्रार को बुला के कि जनाब यानी आप इस जज के बारे में हमें बताएं। इस तरह की बातें नहीं होती। बाकी ठीक है, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए आप समन कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से। अच्छा, अब ऑफिशियल को एक सवाल बड़ा अहम है कि बड़ा वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कौमी असम्बली में कुछ सीनियर वज़रा हजरात इस तरह के बयानात दे रहे हैं जिससे पता चलता है कि वो सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जजेस को उन्होंने टारगेट किया हुआ है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के भी कुछ रहनुमा इस किस्म के स्टेटमेंट देते हैं और इमरान खान साहब ने तो आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू की है उसमें ऐसे लगता है कि वो फ़ौज को प्रेशराइज कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने आर्मी चीफ का भी इनडायरेक्टली उन पर भी तनकीद की, आज भी उन्होंने एक इशारा किया एक फ़ौजी अफसर की तरफ। तो एक तरफ हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज कर रही है, तहरीक इंसाफ जो है वो फ़ौज को प्रेशराइज कर रही है। आपको याद होगा जब माजी में फ़ौज जो है वो सियासतदानों से इंटरेक्शन करती थी या आर्मी चीफ सियासतदानों से मुलाकात करते थे तो हम कहते थे कि जी ये नहीं होना चाहिए। अब अगर आर्मी चीफ जो है वो सियासतदानों से इंटरेक्शन नहीं कर रहे तो इमरान खान साहब को जनरल बाजवा पे तो तनकीद का हक है, लेकिन आप नहीं समझते कि अगर हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को गैर ज़रूरी तौर पर प्रेशराइज किया जा रहा है तो इमरान खान साहब भी आर्मी चीफ पर एक गैर ज़रूरी प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं? जी देखिए, जहाँ तक मैं ख्याल है प्रेशर तो किसी के ऊपर भी नहीं डालना चाहिए। हर इंस्टीट्यूशन अपना अपना काम कर रही है। उस हद तक तो आई थिंक कंसेंसस होना चाहिए सब में। लेकिन जहाँ तक आप देखें कि आप किसी खास जज को कर रहे हैं अटैक और आप ये हमला कर रहे हैं उनके ऊपर, आप ये कह रहे हैं कि वो हट जाएं, हमारे केसेस ना सुने, वो बात इतनी अजीबोगरीब और गलत लगती है क्योंकि उस तरह अगर होने लगा तो फिर तो हर एक को हक होगा कि वो अपने केसेस अपने मनपसंद जजेस के सामने सुनाएं, वो सुनवाई कराएं। आप ये देखें कि एक एग्जांपल आपको देता हूं कि जब हमारी हुकूमत थी पीटीआई की और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात आ रही थी और हमारे स्पीकर साहब जो थे वो उस वक्त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले रहे थे और फिर डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा कि मैंने ये नहीं लेना, तो सुप्रीम कोर्ट की यही जज साहिबान थे जिनकी अब वो तनकीद कर रहे हैं हमारे एजीएम और उनके अलायंस पार्टी वाले, वही जज साहिबान थे जिन्होंने रातों रात की फैसला किया कि आप 12 बजे तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। उस वक्त तो बड़ी वाह की गई कि ये बहुत आइन की हिफाजत की गई है और उस वक्त हमारी तरफ से आपको याद है कुछ चंद लोगों ने शायद तनकीद की हो, लेकिन हमारी टॉप लीडरशिप जो पीटीआई की है उन्होंने तनकीद नहीं की, उन्होंने उसका हुक्म को माना। ये जरूर कुछ लोगों की बात थी कि ये फैसला गलत है या दुरुस्त है, लेकिन किसी जज के खिलाफ अटैक नहीं किया गया। अब वही जज साहिबान ने जब आईएमसी की गई पीडीएम और उनकी अलायंस की तरफ से, तो उन्हीं जज साहिबान के ऊपर तनकीद के लिए ना सिर्फ तनकीद बल्कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमला किया जा रहा है उनकी रेपुटेशन के ऊपर, उनकी बिल्कुल ठीक है, एक तरह से किया जा रहा है। ये बिल्कुल मेरा ख्याल है गलत बात है। इसी तरह आपकी हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, देखिए हमारी आर्म्ड फोर्सेज इस वक्त बहुत इन्वॉल्व हैं सिक्योरिटी के मामला से। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी और कुछ थोड़ी बहुत आई थी, उसमें नजर आता है कि इस वक्त टेररिज्म का इशू दोबारा से जाग रहा है और उनको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज को बहुत जरूरत है कि हम उनके सारी कौम खड़ी हो। तो उनको भी किसी किस्म का प्रेशर करने की जरूरत नहीं, वो अपना सिक्योरिटी उनका काम है वो करते रहें। अगर कोई इंटरफेरेंस करेंगे पॉलिटिक्स में तो मैं सबसे पहले तो आप उसके खिलाफ बात करें। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र। मैं इजाज़त लेने से पहले सिर्फ यही कहूँगा कि माजी में हमने हमेशा ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि
पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसको सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और माजी में जब पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराहान खुल्लम खुल्ला सियासतदानों के साथ मुलाकातें करते थे, बिहाइंड दी सीन जोड़ तोड़ करते थे, हम उन पर तनकीद करते रहे। लेकिन अब अगर एक आर्मी चीफ जो है वो सियासतदानों से कोई खुल्लम खुल्ला मुलाकातें नहीं कर रहा और वो बार बार ये कह रहा है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करना चाहते, तो बग़ैर एविडेंस के उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी के पास कोई एविडेंस है तो वो ज़रूर तनकीद करे और वो एविडेंस सबसे पहले मेरे साथ शेयर करे। मैं सबसे पहले उस एविडेंस की बुनियाद पर तनकीद करूँगा। लेकिन अगर एविडेंस नहीं है तो एविडेंस के बगैर किसी पे तनकीद करना जो है, इसका मतलब यह है कि आप अनड्यू प्रेशर डाल रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।